हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यूनिट 10 का रिवीजन कर रहे थे और आज उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है हमारे यूनिट 10 का सिलेबस। इतने आयोग हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। हमने संवैधानिक संस्थाओं से स्टार्ट किया था और हमने 4 संस्थाएं कंप्लीट कर लिया था। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हम पढ़ने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के द्वारा। और इसको वर्तमान स्वरूप कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। और यह वर्तमान स्वरूप जो आया था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा आया था। और यह एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसका आधार भी संविधान का कोई अनुच्छेद होगा और इसका आधार है अनुच्छेद 315 जो कि भाग 14 के अंतर्गत आता है। और भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन दिया गया है। इसकी प्रकृति है संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय। इसका प्रमुख कार्य है समूह ए और बी की केंद्रीय नियुक्तियां कराना। इसका मुख्यालय है धौलपुर, शाहजहां रोड, नई दिल्ली। इसके प्रथम प्रमुख थे रॉस बारकर। पहले भारतीय प्रमुख थे एच.के. कृपलानी। पहली महिला प्रमुख थी रॉस मिलियन मैथ्यू। और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं प्रदीप कुमार जोशी। इसकी सदस्य संख्या है 10+1। चलिए हम अब इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1793 में कार्नवालिस कोड के द्वारा न्याय और प्रशासन व्यवस्था में सुधार किया गया। इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बंद हो गया। उसके बाद 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। प्रारंभ में जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी वो सीओडी के सिफारिश पर होती थी। 1854 में मैकाले समिति ने प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की और यह सिफारिश 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। उसके बाद क्या हुआ? 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ हुआ, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष की गई। 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1886 में एचिसन आयोग आया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड डफरिन थे। इस आयोग ने अनुबद्ध और अअनुबद्ध शब्दों को समाप्त करने और आयु सीमा को पुनः 23 वर्ष करने की मांग की। पुनः 23 वर्ष करने की मांग इसलिए की गई क्योंकि इसी दौरान आयु सीमा को कई बार परिवर्तित भी किया गया। 1853 में डलहौजी ने आयु सीमा 23 वर्ष तय की थी। उसके बाद 1860 में जब कैनिंग आया तो उसने 22 वर्ष कर दिया। 1866 में लॉरेंस ने 21 वर्ष कर दिया और फिर 1879 जब लिटन आया तो उसने 19 वर्ष अधिकतम आयु सीमा कर दी थी। भारत में सिविल सेवा में सुधार हेतु 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त किए गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाकर आंदोलन चलाया। उसके बाद 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की। 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन हुआ और भारतीयों के लिए पद की वृद्धि भी की गई। इसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग लॉर्ड रीडिंग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए रॉस बारकर। यह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अनुसार किया गया। इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1 अप्रैल 1937 से। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 315 के तहत फेडरल सर्विस कमीशन को संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। 1976 में कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश करी। इसके बाद 1989 में सतीश चंद्र समिति ने
निबंध के पेपर की सिफारिश की और फिर 2004 में होता समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड पेपर की सिफारिश करी। अब हम देखते हैं कि आयोग की संरचना क्या है। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णित है। इसमें 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में सेवाओं का वर्णन दिया गया है जो 308 से 314 तक है, और दूसरे अध्याय में लोक सेवा आयोग का वर्णन है जो कि 315 से 323 है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अनुच्छेद 312 से। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन दिया गया है। 312(1) में है कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत मिलने पर संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाएगा। 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा का भी गठन हुआ था। 312(2) में है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS गृह मंत्रालय के अंतर आएगा। IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस(पर्यावरण और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इनके नियम अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार हैं। 312(3) में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का वर्णन है जिला न्यायाधीश तक। उसके बाद अनुच्छेद 315 से स्टार्ट होता है हमारे लोक सेवा आयोग का वर्णन। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 315(1) में ये कहा गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग बनेगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बनेगा। अनुच्छेद 315(2) में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति से संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 315(4) में राज्यपाल का UPSC से अनुरोध के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 316 में नियुक्ति, योग्यता, पदावधि और त्यागपत्र का वर्णन है। 316(1) में UPSC और JPSC यानी जम्मू कश्मीर PSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी, और स्टेट PSC में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी। इनकी योग्यता क्या है कि आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। 316(1)(a) में है कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी UPSC, SPSC में, UPSC या SPSC में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी कि 316(1)(a) में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का वर्णन है। ये हुआ था 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। 316(2) में है कि इनकी पदावधि 6 वर्ष की होगी, और अधिकतम आयु जो UPSC के अध्यक्ष हैं उनके लिए 65 वर्ष, स्टेट PSC के लिए 62 वर्ष और JPSC यानी जम्मू PSC के लिए 62 ईयर्स 62 वर्ष। और ये अपना त्याग पत्र जो है UPSC और JPSC के अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति को देंगे और SPSC के राज्यपाल को देंगे। 316(3) में है कि किसी की भी पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। यानी पुनः नियुक्ति तो हो सकती है लेकिन सेम पोस्ट पर नियुक्ति नहीं होगी। फिर अनुच्छेद 317 में हटाने की प्रक्रिया दी गई है। 317(1) में कहा गया है कि UPSC, JPSC और SPSC सभी के अध्यक्ष और सदस्यों को अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अनुच्छेद 317(2) में है कि जांच के द्वारा निलंबन UPSC और JPSC में राष्ट्रपति के द्वारा होगा और SPSC में राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 317(3) में अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के आधार दिए गए हैं, जैसे दिवालिया होना, अन्य वैतनिक कार्य में संलग्न होना या मानसिक या शारीरिक अक्षमता होना। 317(4) में कदाचार के अंतर्गत आता है निगमित कंपनी से करार या भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा का इच्छुक होना। अनुच्छेद 318 में है कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं UPSC और JPSC में राष्ट्रपति तय करेंगे और SPSC में राज्यपाल तय करेंगे, और नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 की धारा 3 के अकॉर्डिंग जो सदस्य संख्या है वो अध्यक्ष के बिना 10 होगी, यानी टोटल कितने होंगे 10 + 1 यानी 11। धारा 4 में इनके वेतन की बात की गई है कि अध्यक्ष का वेतन होगा 2.5 लाख रुपए पर मंथ और सदस्य का वेतन होगा 2.25 लाख रुपए पर मंथ। अनुच्छेद 319 में सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की बात की गई है।
कि यूपीएससी में जो अध्यक्ष है उनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। सदस्य जो है उनकी या तो यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर या फिर किसी स्टेट पीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और जो स्टेट पीएससी है उसके अध्यक्ष या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं या फिर किसी अन्य स्टेट पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और जो स्टेट पीएससी के सदस्य होते हैं वो या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं या उसी या अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब ये कि जितने भी अध्यक्ष और सदस्य हैं वो सेम पोस्ट पर नहीं नियुक्त हो सकते हैं, फिर से उससे अपर पोस्ट पर ही जा सकते हैं। अनुच्छेद 320 में आयोग के कार्यों का वर्णन दिया गया है। 320(1) में बोला गया है कि यूपीएससी संघ की सेवाओं की नियुक्तियां करेगा और एसपीएससी राज्य की सेवाओं की नियुक्तियां करेगा। 320(2) में है कि यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्तियों में सहायता करेगा। 320(3) में है कि यूपीएससी और एसपीएससी सिविल सेवा के नियम बनाने, परीक्षा प्रणाली तैयार करने और पदोन्नति, स्थानांतरण आदि में सलाह देगा। 320(5) में है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियम 14 दिन के भीतर विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। अनुच्छेद 321 में है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के कार्यों का विस्तार संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 322 में है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के व्यय जो है वो भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन पर कोई भी संसद मतदान नहीं होते हैं। अनुच्छेद 323 में है कि यूपीएससी और एसपीएससी प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देंगे, जो उन्हें संसद या विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है। मतलब आयोग में कितने सदस्य होंगे उनकी संख्या संविधान में वर्णित नहीं है, बल्कि यह संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। सदस्यों की योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन के पात्र नहीं हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयोग के कार्यों के बारे में। आयोग के कार्य हैं पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना, अल्पकालीन नियुक्तियां 1 वर्ष से अधिक तक, व्यक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित विषय पर भी सलाह देता है, सेवा के विस्तार और कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह के मामलों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग देखता है। मतलब आयोग का काम केवल नियुक्तियां कराना है और उससे संबंधित कार्य करना है। बाकी सेवाओं का वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इनका कोई संबंध नहीं होता है। आयोग द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो सुझावों को माने या खारिज कर दे। संघ लोक सेवा आयोग संग्रहालय जो है वो दिल्ली के धौलपुर में बनाया गया है। यूपीएससी सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है और देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है और किसी भी विभाग से रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। इस तरह हमारा संघ लोक सेवा आयोग खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, जब हमारा मध्य प्रदेश बना। इसका आधार है संविधान का अनुच्छेद 315 भाग 14 और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3). इसकी प्रकृति है संवैधानिक। मुख्यालय है इंदौर में। प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे। वर्तमान में अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिस कारण से राजेश लाल मेहरा संविधान के अनुच्छेद 316(1)(a) के अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। अंतिम अध्यक्ष थे भास्कर चौबे, जो 17 नंबर के थे। पहली परीक्षा आयोजित हुई थी 1958 में। अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई हैं। सदस्य होते हैं 4+1। यूपीएससी में होते हैं 10+1, यहाँ पे 4+1। सचिव हैं वंदना वैद्य, उप सचिव हैं राखी सहाय और सदस्य हैं चंद्रशेखर रायकर, रमन सिंह, देवेंद्र सिंह। MPPSC का बैकग्राउंड
भी देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एमपीपीएससी से पहले मध्य भारत आयोग था और भोपाल तथा विंध्य क्षेत्र हेतु कोई भी आयोग नहीं था और इनकी परीक्षाएं यूपीएससी आयोजित कराता था। 1 नवंबर 1956 को संविधान के अनुच्छेद 315 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर एमपीपीएससी का गठन किया गया। यहाँ पे हम आयोग की संरचना देख लेते हैं। आयोग की संरचना संघ लोक सेवा आयोग के समान ही है। अनुच्छेद 318 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग शर्त नियम 1973 की धारा 3 के अकॉर्डिंग इसकी जो सदस्य संख्या है वो 7 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में 4+1 है। धारा 4 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष जो होंगे वो मध्य प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के समान होंगे और जो सदस्य होंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के समान होंगे। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है, यह हम राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होती है। आयोग के कार्य हैं, एमपीपीएससी से निम्नलिखित मामलों में सलाह ली जाती है। लोक सेवकों की निंदा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पद मुक्ति या बर्खास्तगी। राज्य विधानमंडल द्वारा एमपीपीएससी को राज्य की सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ प्रशिक्षण संस्थान हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी जो हमारे देश का सर्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, स्थापना 1959 में मसूरी उत्तराखंड में हुई और वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। 1938 को माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हुई थी। आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में कोहली समिति की सिफारिश पर इसका नाम परिवर्तित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कर दिया गया और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई। 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कर दिया गया और यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चौथा है विदेश सेवा संस्थान। 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली के स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल। मध्य प्रदेश का यह सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है और मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर। मध्य प्रदेश का यह सबसे प्राचीन प्रशिक्षण संस्थान है। 1906 में पुलिस स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में 1986 में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कर दिया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचित किया गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो इस तरह हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी ख़त्म हो जाता है। अब चलिए हम इसको टेबल के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है इंदौर में। संघ लोक सेवा की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के द्वारा और वर्तमान स्वरूप आया 26 जनवरी 1950 को 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसी तरह मध्य प्रदेश लोक सेवा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। इन दोनों का ही आधार सेम है, भाग 14 और अनुच्छेद 315। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद 315 के साथ साथ राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) भी सम्मिलित है। दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। अध्यक्ष की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रॉस बार्कर, प्रथम भारतीय थे एच.के. कृपलानी, प्रथम महिला थी रॉस मिलियन मैथ्यू और वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे डी.बी. रेगे, वर्तमान में राजेश लाल मेहरा हैं। सचिव हैं वंदना वैद्य और उप सचिव हैं राखी सहाय। सदस्य संख्या है संघ लोक सेवा आयोग की 10+1 यानी 11 टोटल
और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 4+1 यानी 5। नियुक्तिकर्ता संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्यपाल। पदावधि दोनों की ही 6 वर्ष की होती है और अधिकतम आयु संघ लोक सेवा आयोग में 65 वर्ष होती है, जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष होती है। पुनः नियुक्ति की बात करें तो दोनों में ही सेम पुनः नियुक्ति तो हो सकती है, लेकिन सेम पोस्ट पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। इस तरह हमारा संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही होगी, बिकॉज़ मेरा मानना है कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितनी बार हो सके उतनी बार मल्टीपल रिवीजन करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार पढ़ने पर ही याद होती हैं। अभी यूनिट 10 में और कमीशंस बचे हुए हैं, तो उनका भी हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और गिव अ थम्स अप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।